ठीक है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ एंजाइम ईच कैटलाइजिंग अ यूनिक केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन। केमिकल और मेटाबॉलिक, जब हम उसको लिविंग के बारे में बात करेंगे तो मेटाबॉलिक इज मोर अप्रोप्रिएट वर्ड। क्लियर? अ मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन, हो सकता है कि मैंने बताया कि कई केमिकल रिएक्शंस आप जो देख रहे हो उसके इंटरमीडिएट बनेंगे। इंटरमीडिएट में एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, और जब आप एक पूरा पाथवे की बात करते हो तो कई सारे उसमें प्रोडक्ट बनते हुए वो आगे के साइकिल को कंटिन्यू करते हैं। फाइनली जो आपको एक फाइनल प्रोडक्ट चाहिए होता है वो मिलता है। ठीक है, तो दीज आर मल्टी स्टेप प्रोसेसेस। क्लियर? chemical reaction when each of the steps is catalyzed by the same enzyme complex। अगर हम बोले ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस जो है वो 10 स्टेप प्रोसेस है, और हर एक स्टेप पे एक स्पेसिफिक एंजाइम वर्क कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी प्रोसेस, कोई भी पाथवे मल्टीपल स्टेप हो या सिंगल स्टेप पे आप उसकी बात करोगे, वहां पे जो भी कन्वर्जन होगा उसमें एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और डिफरेंट एंजाइम इज कॉल्ड अ मेटाबॉलिक पाथवे। तो मेटाबॉलिक पाथवे हम कब बोलते हैं? जब एनाबॉलिज्म हो, कैटाबॉलिज्म हो, whatever the reactions undergoes under the control of an enzymatic reaction। एक एंजाइम के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होगा तभी हम उसको पूरा कलेक्टिवली उन, जैसे 10 स्टेप प्रोसेस है तो उन 10 स्टेप को कलेक्टिवली हम बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है बच्चा? एक मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट पाथवे हुए तो कलेक्टिवली हमने क्या बोला? मेटाबॉलिक पाथवे। इज इट क्लियर? जैसे आप घर से आ रहे हो कैप्सन, तो आपके घर से कैप्सन आने के लिए कई मल्टीपल पाथवे होंगे। ठीक, हो सकता है आप घर से एक कार में निकले हो, यहाँ तक आ गए तो आप सिंगल व्हीकल से आ गए। हो सकता है आप थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस से आ रहे हो, एक थोड़ा सा जैसे मेरी फ्रेंड वगैरह थी बनारस में आउटर एरिया से आ रही है तो वो डेली बस से आती थी, फिर बस से आप आए तो फिर आपने एक ऑटो लिया, फिर आप कॉलेज तक पहुंचे। तो एक तरीके का जिस पाथवे को आप फॉलो कर रहे हो उस पाथवे की रिक्वायरमेंट है कि वो कितने स्टेप होगा, लेकिन एट द एंड वहां पे जो फाइनली आप पहुंच रहे हो, आपका डेस्टिनेशन फिक्स है, आप एक मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करके एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हो। ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल द स्टेप्स वी कॉल दैट अ पर्टिकुलर मेटाबॉलिक पाथवे। और अगेन सेम वे में अगर उसमें कैटाबॉलिज्म हो रहा है तो कैटाबॉलिक पाथवे हो जाएगा, एनाबॉलिज्म हो रहा है तो एनाबॉलिक पाथवे हो जाएगा। क्या कंक्लूजन है इसका? मतलब मल्टीपल स्टेप हो सकते हैं। एक सिंगल रिएक्शन को आप एंजाइमेटिक कंट्रोल रिएक्शन बोल रहे हो, एक बायोलॉजिकल रिएक्शन बोल रहे हो, कई सारे बायोलॉजिकल रिएक्शन मिलके एक फाइनल प्रोडक्ट को बनाया तो आप उसको मेटाबॉलिक पाथवे बोल रहे हो। इज इट क्लियर? टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई? जैसे ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है 6,6,C6H12O6। पायरुविक एसिड में आप फॉर्मूला नहीं याद रखो तो भी आप देख रहे हो यहाँ पे C6 से C3 में कन्वर्ट हो चुका है। क्या है ये? एनाबॉलिज्म है या कैटाबॉलिज्म? टूटा है, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल आपको एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के मिलते हैं। ठीक, पायरुविक एसिड को पायरुवेट आयन भी बोल सकते हैं, आयनिक फॉर्म, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। तो दिस इज अ ग्लाइकोलिसिस पाथवे होता है जिसमें मल्टीपल स्टेप्स हैं, पढ़ना भी है ये आपको फिजियोलॉजी में। is actually a metabolic pathway in which glucose becomes pyruvic acid through 10 different enzymes catalyzed metabolic reaction। ये सारे 10 डिफरेंट एंजाइम आपको याद रखने हैं, सारे 10 डिफरेंट पाथवे के स्टेजेस याद रखने हैं, कहाँ पे वाटर निकल रहा है, कहाँ एटीपी निकल रहा है, वो सब काउंट होके फिर आप एक ग्लूकोज से कितने एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करते हो वो सारे कैलकुलेशन आते हैं, तो आपको पढ़ना है। ठीक, एंजाइम एक नहीं होगा। देखो 10 स्टेप है, मैंने बोला 1 2 5 को ले लेते, 3 4 5। ठीक, सेकंड सेकंड बनने के लिए 1 इज सबस्ट्रेट, थर्ड बनने के लिए 2 इज सबस्ट्रेट, 4 बनने के लिए 3 इज सबस्ट्रेट। समझना इस चीज को, हर एक सबस्ट्रेट का स्पेसिफिक एंजाइम, हर एक रिएक्शन का एक स्पेसिफिक एंजाइम है। वाटर को निकलना है तो एक अलग एंजाइम है, फॉस्फेट को ऐड करना है तो अलग एंजाइम है। क्या रिएक्शन हो रहा है, समझ रहे हो? तो एंजाइम कभी एक नहीं हो सकता। अगर एंजाइम स्पेसिफिक नहीं होगा तो ये सारी चीज इतने कंट्रोल पे भी नहीं चलेगी।
आप एंजाइम की एक कैटेगरी को कैटेगरी वाइज कह सकते हो कि दीज ऑल आर कैटालेज एंजाइम। जो सब कैटालिटिक एक्टिविटी कर रहे हैं उनको हमने कलेक्टिवली बोल दिया ऑल आर कैटालेज एंजाइम। क्लियर? जैसे कल कार्बोनिक एनहाइड्रेज आया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के भी टाइप्स हैं। फिर कब वो ज्वाइंट करेगा CO2 को कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, और जब हम एक्सेल कर रहे हैं तो हमारे मुंह से एसिड थोड़ी निकल रहा है, कार्बोनिक एसिड निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है, CO2 गैस निकल रही है। तो वहां पे एक स्पेसिफिक उसका एंजाइम होगा जो कार्बोनिक एसिड को ब्रेक डाउन करके CO2 और H2O में भी तोड़ रहा है। तो हर स्टेप पे बेटा आपका स्पेसिफिक एंजाइम, इसलिए आपको एंजाइम के नाम याद होंगे। जो पाथवे आपको पढ़ने हैं, जैसे क्रेब्स साइकिल पढ़ना है, ग्लाइकोलिसिस पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ना है, तो इस तरीके के जो भी पाथवे, और फिर आपको कुछ ऐसे पाथवे हैं जो आपको देखने होंगे कि क्रेब्स साइकिल नेचुरली क्यों नहीं है। क्रेब्स साइकिल इज हाइपोथेटिकल पाथवे, कल भी मैंने बताया। तो वो क्यों नहीं है, वो किस किस मल्टीपल पाथवे में जा सकते हैं, तो कुछ और पाथवे 10 स्टेप 10 एंजाइम, एक का कन्वर्जन दूसरे में होगा, लास्ट तक एंजाइम्स चलेंगे। is actually a metabolic pathway in which glucose becomes pyruvic acid through 10 different enzyme catalyzed metabolic path reaction। हमारे हम हर एक स्टेप को एक एंजाइम बोल रहे हैं ना बेटा, हर एक स्टेप को एक कन्वर्जन बोल रहे हैं। तो हर एक स्टेप के लिए एक एंजाइम, 10 स्टेप 10 एंजाइम। ठीक है, बस मत लगाओ यहाँ पे। When you study respiration in chapter 14, you will study this reaction. At this stage, you should know that this very metabolic pathway with one or two additional reaction gives rise to a variety of metabolic end product. ठीक है, ये पाथवे अगेन इसके भी इंटरमीडिएट पाथवे अलग अलग तरीके से जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे तुम्हें एक ग्लिम्स देंगे, एक हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन के अब्सेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है, एक हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक, जहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। तो जहाँ पे एरोबिक है वहां ग्लाइकोलिसिस के बाद माइटोकॉन्ड्रियल में रेस्पिरेशन हो रहा है। ग्लाइकोलिसिस का प्लेस है साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया में याद होगा तुम लोग को कि सेल ऑर्गेनल है एक, जहाँ पे फर्दर प्रोसेस हो। अगर ये फर्मेंटेशन में चला गया, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, तो उसके बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा नहीं, बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोट, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। इट मींस कि जो ग्लाइकोलिसिस से ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुआ, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ है, उसको उसको यूज तो करना है ना साइटोप्लाज्म में, उसकी एक डिफरेंट प्रोसेस है। मल्टीपल प्रोसेस हो सकती है। क्लियर बेटा? तो इसको बोलते हैं फेट ऑफ पायरुविक एसिड, कि पायरुविक एसिड का भविष्य क्या है, किधर की तरफ मूव कर गया। पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में गया, फर्मेंटेशन में गया, लैक्टेशन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में गया, अलग अलग तरीके से गया। तो उसका भविष्य, वो पायरुविक एसिड जो टूटा था वो अब आगे किस प्रोसेस में जाएगा। क्लियर? तो वो भी एक पूरा टॉपिक है आपको। इन अवर स्केलेटल मसल्स, अब स्केलेटल मसल्स की बात करें तो स्केलेटल मसल्स में एनारोबिक कंडीशन होता है। अब इसको किस तरीके से समझोगे? ऐसा नहीं है कि स्केलेटल मसल को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वहां एक एनारोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन के अब्सेंस में आपके स्केलेटल मसल्स को वर्क करना पड़ता है। अभी बस इतना समझ। क्लियर? तो एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई जा रही है, इसलिए वो मत कर लेना कि वो तो एरोबिक है, लेकिन फिर भी एक ऐसी सिचुएशन जो फास्ट कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, उसमें स्टेजेस ऐसे आते हैं जो एनारोबिक कंडीशन में भी वर्क कर रहे हैं। इज इट क्लियर? एनारोबिक कंडीशन में वही पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड को फॉर्म कर देता है, इसकी भी साइकिल देखनी है। अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड इज फॉर्म इन ईस्ट ड्यूरिंग, अब ये दूसरा है नॉर्मल कंडीशन में जो पायरुविक एसिड हुआ गेटवे रिएक्शन, देन आपका क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा। ईस्ट में देखें तो वहां पे पायरुविक एसिड फॉर्म हुआ था और वो फर्मेंटेशन में गया। तो सेम पाथवे, इनका स्टार्ट सबका ग्लूकोज से हुआ, ठीक है, आगे ग्लाइकोलिसिस की पाथवे सबकी साइटोप्लाज्म की कॉमन होगी, लेकिन फिर डिफरेंट डिफरेंट 3 पाथवे यहाँ पे दिखा। एक आपको लैक्टिक एसिड पाथवे हो गया, एक आपका ईस्ट फर्मेंटेशन का पाथवे हो गया, एक आपका जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन होना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो वाला पाथवे होगा। तो जस्ट फॉर ए ग्लिम्स, पाथवे आपको पूरा पढ़ना है, इस चैप्टर में नहीं है, लिखा हुआ है चैप्टर 14।
इज इट क्लियर बेटा? तो जस्ट बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे को समझा रहे हैं यहाँ पे कि कई मल्टीपल स्टेप के पाथवे होते हैं और वो पाथवे आपस में इंटरलिंक्ड हो। during fermentation the same pathway is linked to the production of ethanol. इस्ट मतलब इसका साइंटिफिक नेम होता है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। इसको हम बेकर्स एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री का माइक्रोब्स बोलते हैं। ठीक है, बेकरी में यूज करेंगे तो बेकर्स हो जाता है, सेम है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी वहां भी यूज होता है। एथेनॉल प्रोडक्शन उसमें यूज करेंगे तो उसको हम लोग बेवरेजेस माइक्रोब्स बोलते हैं। क्लियर बेटा? पढ़ना ये भी 12th चैप्टर में पूरा आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एक चैप्टर है। आप सारे आपको बेकरी के भी प्रोसेस देखने हैं एंड बेवरेजेस के भी। Hence, in different conditions, different products are possible. कहानी का क्या मतलब है बेटा कि आपके डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो यूकैरियोटिक में है तो प्रोकैरियोटिक में है तो आपका डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस चल सकता है। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन छुप के निकलता है कि ग्लाइकोलिसिस इज अ कॉमन प्रोसेस। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा पाथवे है, एक ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे है जो फर्स्ट टाइम स्टडीड पाथवे है और दिस इज यूनिवर्सल प्रोसेस। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस हो रही है। इज इट क्लियर? पेन किसी की नहीं चली, नोट किसी ने नहीं किया, सबके दिमाग में बैठ गई। इसको नोट करना था एक्चुअली, इसका पेन चलनी चाहिए। क्या बताया अभी मैंने? ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट स्टडी पाथवे है, 10 स्टेप प्रोसेस है और ये यूनिवर्सल प्रोसेस। फर्मेंटेशन हो रहा है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रहा है या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रहा है या एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, लेकिन सब एक कॉमन पाथवे से गए, सबके अंदर ग्लाइकोलिसिस की पाथवे चली है। इज इट क्लियर? तो यूनिवर्सल मेटाबॉलिक पाथवे इज ग्लाइकोलिसिस। अब इस ग्राफ को हम लोग बात कर चुके हैं, जस्ट एनसीईआरटी की लाइन में बोल रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन। आंसर इसका हम लोग को सबको पता है, रिएक्शन के मेथड भी मैंने बता दिए हैं, लेकिन एक बार एनसीईआरटी के पॉइंट से उसको देख लेते हैं। फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। यस बेटा, फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन बोथ आर द एनारोबिक रेस्पिरेशन। How do enzymes bring about such high rate of chemical conversion? To understand this, we should study enzymes a little more. We have already understood the idea of an active site. The chemical or metabolic conversion refers to a reaction. Chemical, metabolic, सारे term clear होने चाहिए बेटा. The chemical which is converted into a product is called a substrate or मैंने और क्या बताया? Reactant, substrate. ठीक है? Hence enzymes that is protein. Most of the enzymes are protein, इसलिए यहाँ लिख दिया protein. With 3-dimensional 3D structure है, ये भी देख चुके हैं हम लोग, इंक्लूडिंग एन एक्टिव साइट। उसी 3D स्ट्रक्चर में कुछ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड रेसिड्यू हैं जिनसे पॉकेट्स बने हैं और वो पॉकेट ही क्या है? एक्टिव साइट्स हैं। कन्वर्ट अ सबस्ट्रेट इनटू अ प्रोडक्ट S और P and this can be depicted or represented as S converted into P, clear, in presence of E. It is now understood that the substrate S has to bind the enzyme at its active site. Active site पे ही bind हो सकता है, पूरा का पूरा strand enzyme का पूरी के पूरे structure active नहीं है, non active भी है। तो active site पे जब कोई substrate bind करेगा तभी वहां पे conversion होगा।
within a given cleft or pocket. The substrate has to diffuse diffuse towards the active site. There is thus an obligatory formation. Obligatory का मीनिंग कौन बताएगा? ये मैंने पैरासाइट पढ़ाया हुआ है तो बताया. कंपल्सरी. एंड फैकल्टेटिव. फैकल्टेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ाया था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मोनेरा पढ़ाया था, तो दोनों वर्ड आए थे. एक्सेप्शन. ठीक है. कंडीशनली. एक्सेप्शन मतलब कंडीशनल. एक्सेप्शन मतलब ऐसा नहीं कि उसका एक्सेप्शन. एक्सेप्शन मतलब एक ही इंसान फैकल्टेटिव एनारोबिक है, इट मीन्स कि वो ऑक्सीजन के कम प्रेजेंस में भी एरोबिक है वो, लेकिन फैकल्टेटिव एनारोब भी हो सकता है. ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है तो भी वो रेस्पिरेट कर सकता है दूसरे प्रोसेस. इज इट क्लियर? सर्वाइव कर सकता है, वो मरेगा नहीं. और अगर कोई चीज ऑब्लिगेटरी है मतलब उसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है. दिस इज ऑब्लिगेटरी. एंजाइमेटिक रिएक्शन होने के लिए एंजाइम को सबस्ट्रेट से बाइंड करना पड़ेगा, और सारे रिएक्शन इसी तरीके से चल रहे. बेसिक से. क्लियर? दैट्स व्हाई द वर्ड इज ऑब्लिगेटरी. ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ एन ईएस कॉम्प्लेक्स. क्लियर? E stands for the enzyme. This complex formation is a transient phenomenon. मैंने बताया इंटरमीडिएट है, ट्रांजिएंट स्टेट है. ये आपको बहुत ऐसे टाइम तक दिखेगा नहीं कि एंजाइम सबस्ट्रेट बन के घूम रहे हैं. ये फटाफट से उनके अंदर कन्वर्जन स्टार्ट हो जाए और फिर वो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा एंड देन प्रोडक्ट रिलीज हो जाए. ड्यूरिंग द स्टेट. तो ये सब वर्ड जो है ना बेटा, ये ट्रांजिएंट, ये ऑब्लिगेटरी, ये क्वेश्चन है आपके एमसीक्यूज. एमसीक्यू सॉल्व करो, जो जो कवर होता जा रहा है उससे रिलेटेड बायोमोलिक्यूल के एमसीक्यू सॉल्व करो. कभी भी मुझसे ये एक्सपेक्टेशन मत करना, नहीं ही करना कि मैं मॉड्यूल के एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ. मैं बहुत डेप्थ में जाती हूँ, मेरे को बहुत लोड रहता है, मैं बहुत डेप्थ में बायोलॉजी पढ़ाऊंगी. तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम मॉड्यूल सॉल्व करो. मैंने आज तक बोर्ड पे मॉड्यूल नहीं सॉल्व करा है, ना मैं ऐसे बैठती हूँ ना कुछ. बच्चे मेरे पास क्वेश्चन लेके आते हैं, बच्चे ही करते हैं. हाँ, मैं इतना जरूर करूंगी कि मैं पूछूंगी किया या नहीं किया. अब अपना कंपटीशन प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं स्पून फीडिंग नहीं कराऊंगी. नाउ ओपन द क्वेश्चन नंबर 10, रीड करूंगी फिर बताऊंगी. भाई उतने में 10 क्वेश्चन सॉल्व करके तुम आगे बढ़ जाओ. तो टाइम कहाँ से सेव करना है वो सीखो. चाहो तो ये प्रोजेक्टर बंद करके वहां पे पढ़ाऊं, एक दिन में ये ग्राफ स्टार्ट करूं, ड्रॉ करूं, 15 मिनट खत्म. बायो पढ़ाने की बहुत टेक्निक है, बायो से भागने की भी बहुत टेक्निक है. समझ रहे हो हम क्या बताना चाह रहे हैं? इट इज नाउ अप टू यू. जितना फास्ट एक्सरसाइज सॉल्व करना है, जो चीज कवर हो चुका है उसको एक्सरसाइज सॉल्व करो. और बहुत फ्रैंकली बता रही हूं, मैंने आज तक मॉड्यूल के पूरे क्वेश्चन कभी ना देखे हैं, ना सॉल्व किए, ना बैठ के डिस्कस किए. एक बैच निकलने जा रहा है, नहीं किया मैंने. वो खुद आते हैं, वो खुद किसी आंसर की में डाउट आया है तो पूछते हैं, खुद सॉल्व करते हैं, खुद चीजें देखते. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो. प्रैक्टिस मत. क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए. क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ है तो मेरी प्रॉब्लम. बायो का बेटा एक एक क्वेश्चन अपन नहीं बैठ के सॉल्व कर सकते हैं. डेली की हैबिट बनाओ कि 30 से 35 क्वेश्चन डेली के, जो टॉपिक कवर हो चुका है उस चैप्टर का जो प्रीवियस कवर है वहां से आपका एमसीक्यू बैठ के सॉल्व करने की एक हैबिट बनाओ. 35-40 क्वेश्चन डेली सॉल्व किया. ठीक है? वहां से खत्म हो गया है. तुम लोग आज तक मांगे ही नहीं मुझसे कि एमसीक्यूज दीजिए मैम. मॉड्यूल ही नहीं खत्म हो रही होगी इसलिए नहीं मांगते हो. मैम हो गया, कंप्लीट हो गया वो, हमें और क्वेश्चंस दीजिए. उल्टा ये पूछोगे कि मैम और कौन सी बुक यूज करें. अरे पहले मैम से तो ले लो सारा कंटेंट. समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? तो जो चीज कवर, जैसे ये एंजाइम का ये क्वेश्चन कवर, प्रोटीन कवर, कार्बोहाइड्रेट कवर, तो वहां के एमसीक्यू सॉल्व करके खत्म कर दो. बहुत होगा. अगर नहीं करोगे ये तो एक चीज हम कर सकते हैं कि 4 to 6 एक दिन अपनी क्लासेस रख लेंगे. 4 to 6 हम डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कराएंगे. बट दैट इज नॉट द राइट वे. प्रिपरेशन का वो सही तरीका नहीं है. कोशिश करो तुम इस लेवल पे आ जाओ कि ये सब. अब कोई बोले कि एक्टिव साइट क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, पढ़ाना मेरा बेकार हो जाएगा. ठीक? तो वहां से हमें टाइम ये निकालना है. हम वो 20-25 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जहां पे आप बीट कर सकते हो, जहां पे कोई आपको चैलेंज दे सकते. क्वालिटी क्वेश्चन हो. ठीक है बेटा?
और स्टिल अगर डिमांड है कि मैम ऐसा करवाइए, हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो भी बिल्कुल ईमानदार रहो कि मैम आप करवा दीजिए, तो हम सोचेंगे। बट मेरे साइड से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊं। तो ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कितना प्रैक्टिस करते हो। During the state where substrate is bound to the enzyme active site, a new substrate of the substrate called a new structure of a substrate called transition state structure is formed very soon after the expected bond breaking, क्योंकि कुछ substrate के अंदर change हो रहा है, that is question, bond breaking और making, या तो bond बन रही होगी या तो bond टूट रही होगी, is completed, the product is formed, एंड यहाँ पे एक हिडन आपकी लाइन आ जाएगी ईपी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, द प्रोडक्ट इज रिलीज। प्रोडक्ट रिलीज होने के पहले एंजाइम के साथ बाइंड रहेगा बेटा, ईपी कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, जिस तरीके से ईएस कॉम्प्लेक्स की बात की गई है। फ्रॉम द एक्टिव साइट, इन अदर वर्ड, द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट गेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? ठीक है, हाँ बेटा, नीडेड नहीं है इसलिए। टाइम बचाना है, हम फास्ट चलना है, हम कंटेंट ज्यादा कवर करेंगे, टाइम बचाओ अच्छा सा। बायो का कोई लिमिट ही नहीं है बेटा, आप कहाँ से बायो पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, उसका कोई लिमिट। द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू, अब इसकी कोई नीड नहीं है जो मैं लाइन बाय लाइन पढ़ रही हूँ, कि मैं तुम्हें एनसीईआरटी कैसे, एनसीईआरटी को बेस रखना है, ये अपना गीता कुरान बाइबल सब कुछ एनसीईआरटी है, इसको तो रोज ही एक अगरबत्ती लगा लो तो अच्छी बात है। Go through the so-called transition state structure, there could be many more altered structure state, ठीक है, कई सारे, हमने बताया मल्टीपल स्टेप की बात की, तो ES बनने के बाद EP1, EP2, अब इसको आप समझो फिर से यहाँ से, EP2, देन फाइनली आपका EP बना, ठीक है, तब जाके E ने P को छोड़ा, क्लियर, और E+P बना। तो ऐसे भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगे जहां पे बहुत सारा ट्रांजिशन स्टेट होगा, बॉन्ड चेंज हो रहा है, एक दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, चौथा स्टेज, तो कई इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट के बाद आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर है बेटा? बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट, तो आपका स्टेबल कौन सा स्ट्रक्चर था इसमें, ई स्टेबल है, एस स्टेबल है एंड पी स्टेबल है, नोट कर लेना इसको, ई एस और पी स्टेबल है, ई एस, EP1, EP2, जो मैं एग्जांपल देके बताई EP3, वो सब अनस्टेबल है, इंटरमीडिएट बीच में बने हुए स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। जैसे जस्ट सपोज किसी को 10 बार रोटेशन करना है, तो एक रोटेशन पे भी वो दूसरा प्रोडक्ट बना है, तीसरे रोटेशन पे भी, पांचवें रोटेशन पे भी, वो सब क्या हो गया, उसके इंटरमीडिएट फॉर्म। जब तक वो फाइनल स्टेबल प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होगा तब तक वो रिलीज नहीं होगा, एंजाइमेटिक रिएक्शन चलता रहेगा। इज इट क्लियर? Hence, when that all other intermediate structure, implicit in this statement is the fact that all other intermediate structure states are unstable. सभी इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर। बॉन्ड एक स्टेबल केस में होना चाहिए, उसकी इंटरनल एनर्जी एक स्टेबल फॉर्म में होना चाहिए। जैसे जस्ट सपोज किसी इलेक्ट्रॉन के पास बहुत हायर एनर्जी है, बहुत हायर एनर्जी है, कॉन्सेप्ट बताया जाएगा तुम्हें, तो इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर निकल जाता है घूमने, क्लियर, क्योंकि वो उसके स्टेबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब वो बहुत हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन था। जैसे आपकी जब फोटोसिंथेसिस होती है तो दीज आर लाइट एनर्जी, क्वांटम मॉलिक्यूल्स है, वहां पे प्रोटॉन्स हैं, फोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहा है क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल का जो स्टेबल स्ट्रक्चर था वो डिस्टर्ब हुआ, समझने की कोशिश करो, लिखने की जरूरत नहीं, वो डिस्टर्ब हुआ, क्यों, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई। जैसे जस्ट तुम्हारे गुस्सा आया, गुस्सा आया, गुस्सा आया, गुस्सा आया, गुस्सा आया, तुम बहुत हाई एनर्जी में घूम रहे हो, तो तुम या तो गुस्सा को काम करोगे, या तो किसी को एक थप्पड़ दे दोगे, या तो कुछ बस नहीं चल रहा है तो अपने रूम में गए, दो चार सामान पट के, या कोई गाना सुन के अपने को कूल डाउन कर रहे हो, समझ रहे हो बात? तो वो सब क्या हो गया, हाई एनर्जी की, वो प्रोडक्ट सबस्टेट उसकी एनर्जी क्या है, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू रिएक्शन प्रोसेस।
ठीक है, वो अपने वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की एनर्जी है। और जब तक वो स्टेबल फॉर्म में नहीं आ जाएगी एक फाइनल एनर्जी जिसमें वो स्टेबल रह पा रहा है, उसके रिक्वायरमेंट भर की उसके अंदर एनर्जी है। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो ऑब्वियसली एनर्जी अंदर बढ़ी होगी, ठीक है। एक्सोथर्मिक होगी तो एनर्जी निकली होगी, लेकिन फाइनली वो स्टेबल फॉर्म में। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? तो वही कहना चाह रहे हैं। तो स्टेबिलिटी इज रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस ऑफ मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर, कि वो किस एनर्जी स्टेटस पे स्टेबल रहना चाह रहा है, उससे कम या ज्यादा पे वो भटकता रहे। ठीक है, जैसे तुम हायर एनर्जी में इधर से उधर भटक रहे हो, फेस पे फेक स्माइल लोगे, लेकिन अंदर से तुम सही नहीं हो, स्टेबल नहीं हो, तो दैट इज रिलेटेड टू सेम वे in enzymatic reaction. Hence, we look at the pictorially through a graph. It looks like something as in 9.6 फिगर, जो हमने एक्टिवेशन एनर्जी की बात की हुई है, ग्राफ पहले बताया हुआ है, वही ग्राफ है यहाँ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब दिस इज अ फिगर, एनसीईआरटी के हर एक फिगर बहुत इंपॉर्टेंट। नीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन जो बिल्कुल किसी का गलत नहीं होना चाहिए वो है फिगर बेस्ड क्वेश्चन। ये एक तरीके से आउट है बिल्कुल, ठीक है। फिगर मतलब एनसीईआरटी के फिगर, तो फिगर आपके गलत होने ही नहीं चाहिए। अगर आप इतना फिगर नहीं याद कर पा रहे हो तो अब ये फिगर में क्या होगा, कैसे क्वेश्चन होगा, आप देखना मॉड्यूल में भी होगा ही ऐसा। तो इसको लिख देगा बी, इसको लिख देगा ए, इसको लिख दिया सी, तो मैच द ए बी सी, ये क्वेश्चन बन गया। जस्ट फिगर दे दिया और इसको डिलीट कर दिया नेम। तो ऐसी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, इसमें आई थिंक किसी को कुछ बताना है क्या? एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस हुआ है, एक अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, एक कैटलाइज्ड रिएक्शन है। दोनों की फ्री एनर्जी, दोनों रिएक्शन में जो फ्री एनर्जी है वो कॉमन थी। प्रोडक्ट की और सबस्ट्रेट एनर्जी की बात करें, अगर ये देखो पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है वाई एक्सिस पे, प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट की एनर्जी की बात करें तो प्रोडक्ट लोअर एनर्जी लेवल पे है कंपेयर टू सबस्ट्रेट। तो दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एनर्जी निकली है। और बाकी हमें एक्टिवेशन एनर्जी पे फोकस करना है। एक्टिवेशन एनर्जी में, एक्टिवेशन एनर्जी में एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। इज इट क्लियर? बेटा मैसेज दिख नहीं रहा है मुझे, मैं देखती हूँ थोड़ी। ठीक, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्लियर नहीं क्लियर, the y-axis represent the potential energy content, y-axis, ठीक। x-axis हमेशा horizontal x-axis, the x-axis represent the progression of the structural transformation or states through the transition state. You would notice two things: the energy level difference between S and P, जो उनकी खुद की फ्री एनर्जी है, मतलब S की फ्री एनर्जी और P की फ्री एनर्जी, उसमें एक लेवल में चेंज दिख रहा है हमें। इस तरीके से अगर ग्राफ गया है नीचे, इस तरीके से अगर ग्राफ आया है नीचे और ये प्रोडक्ट है ये सबस्ट्रेट है, तो इसके एनर्जी लेवल में चेंज दिखा हमें। The energy level difference between S and P, if P is at a lower level than S, the reaction is an exothermic reaction, energy उससे निकली है इसलिए वो lower चला गया। One need not supply energy by heating in the order to form the product. हमें हीटिंग रिएक्शन यहाँ पे नहीं देना है कि टेम्परेचर हमने हाई कर दिया तो ये रिएक्शन ज्यादा अच्छे से ज्यादा तेज होगा, क्योंकि वो डिनेचर्ड कर जाएगा, पहले भी बताया मैंने। However, whether it is an exothermic or spontaneous reaction, धीरे धीरे होने वाला रिएक्शन, और एन एंडोथर्मिक और एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन, एंडोथर्मिक हो स्पॉन्टेनियस हो, ठीक है, या एक्सोथर्मिक हो फास्ट रिएक्शन हो, किसी भी केस में हमें टेम्परेचर की सप्लाई देने की जरूरत नहीं है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजिकल रिएक्शन, क्योंकि वार्म ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड है, कोई भी एनिमल है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबका एक इंटरनल टेम्परेचर है। उसी इंटरनल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एक ऑप्टिमम रेंज है एंजाइमेटिक एक्टिविटी के। इज इट क्लियर बच्चों? However, whether it is an exothermic or a spontaneous reaction or an endothermic energy requiring reaction, the S has to go through a through a much higher energy state or transition state. The difference in average energy content of S from that of this transition stage is called activation energy. S का जो एक स्टेज था
और उसको पी को बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वही एनर्जी क्या है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। अनकेटलाइज रिएक्शन में ये हाई होगा, कैटलाइज रिएक्शन में लो हो जाएगा, लेकिन एट द एंड वही प्रोडक्ट बनेगा और वही सबस्ट्रेट की स्टार्टिंग एनर्जी यूज होगी। इज इट क्लियर? ठीक, अब इसकी डेफिनेशन ध्यान में रखना। द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ एस फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एस को प्रोडक्ट को कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी कन्वर्जन में बेटा, दैट इज एक्टिवेशन। एस की एनर्जी फ्री एनर्जी, पी की एनर्जी फ्री एनर्जी, उन दोनों की अपनी अपनी एनर्जी इज फ्री एनर्जी, बट जो कन्वर्जन जो रिएक्शन के लिए एनर्जी चाहिए थी दैट इज एक्टिवेशन। इज इट क्लियर? एंजाइम्स इवेंचुअली मतलब क्या होता है, धीरे धीरे bring down this energy barrier, making the transition of S to P more easy, more speedy, more fast, more directional, more accurate। सब कुछ एंजाइम करता है। Clear? Nature of enzymatic reaction. Enzyme reaction. Each enzyme has a substrate binding site which is known as active site in its molecules, so that a highly reactive enzyme substrate complex is formed, जो कि obligatory complex है। दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव, ट्रांजिशन स्टेट होगा एंड डिसोसिएट इनटू इट्स प्रोडक्ट। ईपी कॉम्प्लेक्स बन के फिर डिसोसिएशन होगा, प्रोडक्ट में बनेगा। एंड द अनचेंज एंजाइम, एंजाइम क्या हो गया आपका, अनचेंज रहेगा। एंजाइम खुद कोई अपने अंदर चेंजेस को नहीं ला रहा है, वो सिर्फ रिएक्शंस को कर रहा है। Unchanged enzyme with an intermediate formation of enzyme product complex. The formation of the ES complex is essential for catalysis ES EP E plus P। अब देखो, कल तक हमने जब बात की थी तो हम रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की बात कर रहे थे, हम एक जनरल बता रहे हैं। ठीक है बेटा, बिना रिक्वायरमेंट के प्रोडक्ट नहीं फालतू का कन्वर्ट होगा फिर से सबस्ट्रेट हो, जब तक डिमांड नहीं होगी। आप जब भी एक जनरल स्टेटमेंट की बात कर रहे हो तो एंजाइमेटिक रिएक्शन कैन गो इन बोथ डायरेक्शन, वो दो डायरेक्शन में एंजाइम फॉर्म कर लेता है, रिएक्शन कर सकता है, जोड़ भी सकता है तोड़ भी सकता है। ठीक है, वो कर सकता है, लेकिन नेचुरली जब हमारे बॉडी में चल रहा है तो देयर इज नो नीड कि हर रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो। ठीक है, वो रिवर्सिबल होगा तो उसका बनने का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, वो क्यों बना है उसको आगे जानना है ना। तो एंजाइमेटिक हर रिएक्शन को रिवर्सिबल नहीं करता। तो पी पे ध्यान दो, पी पे वो इरिवर्सिबल बॉन्ड से शो करना है। जब एंजाइमेटिक एक्टिविटी की बात करोगे तब वहां पे यू कैन से कि एंजाइम जो है वो बाई डायरेक्शनल फंक्शन कर सकता है। एक ही एंजाइम आपका अकॉर्डिंग टू डिमांड, और वहां पे एंजाइम में वेराइटी होता है, कंसंट्रेशन की वेराइटी होती है, चेंजेस होते हैं, कुछ तो सबस्ट्रेट अमाउंट क्या प्रेजेंट है उस पर डिपेंडेंट रिएक्शन होगा। ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसी फिजियोलॉजी वहां परफॉर्म करना है, उसके अकॉर्डिंग वो एंजाइम की कैटेगरी फंक्शन को कर सकती है। जैसे मैंने एक कॉमन एग्जाम बताया बताया था तुम्हें, एटीपेज। एडीपी प्लस पीआई के लिए भी एटीपेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। एटीपी ब्रेक डाउन हो रहा है एडीपी प्लस पीआई में तो भी एटीपेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। बट देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंजाइम, एटीपेज 1 और एटीपेज 2, दो अलग अलग एंजाइम हो, एक कैटाबोलिस कर रहा है एक एनाबोलिस कर रहा है। तो जब आप एटीपेज की एक्टिविटी की बात कर रहे हो, समझना ये डीप चीज है, ध्यान से सुनो बेटा। एटीपेज की एक्टिविटी की बात कर रहे हो, देन यू से कि एटीपेज बाई डायरेक्शनल एक्टिविटी कर सकता है। क्लियर? लेकिन जब हम स्पेसिफिक बात करें तो एटीपेज एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, जब उसको एटीपी को ब्रेक डाउन करना है तो वो एटीपी को ब्रेक डाउन कर रहा है। एक स्पेशल टाइप का एटीपेज एंजाइम एटीपी को ब्रेक डाउन कर रहा है, और एक स्पेशल टाइप का एंजाइम आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होगा, वो ट्रांसपोर्टेशन में उसको एनर्जी जब चाहिए होगी, ठीक है, लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, तो वहां पे वो उसको एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को बाइंड करा रहा है। इज इट क्लियर? तो हमेशा ध्यान में रखना कि अगर मोर एक्यूरेट आपके ऑप्शन में दोनों है और दोनों तरीके की इंफॉर्मेशन जो आपको रिलेटिवली क्लोज लग रही है और करेक्ट लग रही है, उसमें ध्यान में रखना है ईपी बनने के बाद विदाउट रिक्वायरमेंट ये रिवर्सिबल नहीं होगा, और इसको रिवर्सिबल करने के लिए उसी फैमिली की उसी टाइप्स ऑफ एंजाइम का दूसरा मेंबर आएगा। दो भाई हो तुम लोग, एक कोई फंक्शन कर रहा है एक कोई फंक्शन कर रहा है, दोनों दिन में मिलके पढ़ाई कर रहे थे,
लेकिन एक ने मैथ्स पढ़ी है, एक ने बायोलॉजी पढ़ी। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए दूसरा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, एक इरिवर्सिबल के लिए दूसरा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, दोनों एक ही घर के हैं, एक ही फैमिली के। समझ में आया? तो E प्लस एस वाला जो ES कॉम्प्लेक्स है दैट इज इरिवर्सिबल। अगर यहाँ पे कोई आपका टेम्परेचर, प्रेशर, पीएच ये डिस्टर्ब हुआ है तो E और S ब्रेक डाउन कर जाएंगे और E और S वापस अलग अलग हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। दैट्स व्हाई इट इज यूनिवर्सली रिवर्सिबल रिएक्शन। थक गया क्या हम बता रहे हैं? समझ में आ रहा है तुम लोग? यूनिवर्सिबली रिवर्सिबल अगर कहोगे तो तुम किसको कह सकते हो? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को, क्योंकि वो कन्वर्जन अभी नहीं हुआ है। समझ में आया? एंजाइम सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट पे बाइंड कर रखा था, लेकिन अब उस रिएक्शन को करने के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, जो पीएच चाहिए, जो कंडीशन चाहिए, वो कंडीशन नहीं है तो एंजाइम सबस्ट्रेट को छोड़ देगा। लूजली बाइंड, आगे की फंक्शन नहीं हो रही है तो एंजाइम और सबस्ट्रेट अलग हो सकती है, लेकिन एंजाइम से प्रोडक्ट बन गया है, दैट इज नॉट द रिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर? फिर अगर हम एक तरीके की कैटालिटिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, एक तरीके की मेटाबॉलिक रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, तो हम ऐसा वहां पे बोल सकते हैं कि इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन because we are talking about a same family group, different enzyme of same family. Ma'am, S and P are same term. कैसे बेटा? S for substrate and P for product. How? Same.